जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे यूनिट एंड डायमेंशन, उसमें हमने कुछ पार्ट इसका कंप्लीट कर लिया जो हमने फर्स्ट पार्ट डाला था। अगर आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखा है तो पहले उस पार्ट को देख लीजिएगा ताकि आपके वो जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। ठीक है, इस चैप्टर में हम आगे बात करने वाले हैं और अभी तक हमने क्या पढ़ा था वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी तक हमने फिजिक्स के बारे में पढ़ा था कि फिजिक्स क्या होती है, तो हमने समझा था स्टडी ऑफ नेचर को हम फिजिक्स बोलते हैं, जिसको हम आगे जाकर अप्लाई कर सकते हैं, जिनके लॉ है उनको आगे जाकर यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जिन भी चीजों का मेजरमेंट हो सकता है वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, फिजिकल क्वांटिटी हो जाएंगी। उसके बाद हमने पढ़ा था किसके बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो जिन भी चीजों का हम मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है। और फिजिकल क्वांटिटी का मेजर कैसे करते हैं, एक स्टैंडर्ड को डिफाइन किया जाता है, उस स्टैंडर्ड से हम क्या है कंपैरिजन करते जाते हैं, तो हम मेजरमेंट कर लेते हैं किसका, फिजिकल क्वांटिटी का। उसके बाद नेक्स्ट हमने ये देखा था यहाँ पर हम कैसे मेजर कर रहे थे। उसके बाद हमने पढ़ा था सिस्टम ऑफ यूनिट्स का। तो उससे पहले हमने यूनिट के बारे में पढ़ लिया था। यूनिट क्या होती है, तो एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है जिससे हम क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट कर सकते हैं, तो उसको हमने यूनिट बोला था। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ गुड यूनिट और सिस्टम ऑफ यूनिट्स को भी हमने पढ़ लिया था। तो अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं दो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, यानी कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो दो प्रकार की होती है। फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। जो सबसे पहली जो फिजिकल क्वांटिटी आती है उसको बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं, जो सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी आती है उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो अब ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंड नहीं करती उनको बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब इसको तुम कैसे समझोगे कि ये फंडामेंटल कैसे कैसे डिपेंड नहीं करती। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो होता है फिजिकल क्वांटिटी मैंने आपको बताया कौन कौन सी होती है, लेंथ है, मास है, टाइम है, ये सारी चीजें क्या है फिजिकल क्वांटिटी है जिनको अपन मेजर कर सकते हैं। क्या मुझे ये बताओ, लेंथ को जब तुम मेजर करने जाओगे तो मास पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, मास पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यानी कि ये जो लेंथ है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है मास से। क्या लेंथ को नापने जाओगे टाइम पे कोई फर्क पड़ेगा, ना टाइम पे कोई फर्क पड़ रहा है। तो यानी कि जो लेंथ है वो टाइम से भी इंडिपेंडेंट है। ऐसे ही अगर हम बात करें, देखो हम बात करें अगर F बराबर ma की, तो यहाँ पर जो फोर्स का फॉर्मूला है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर हम मास फोर्स को नापने जाएंगे तो अगर मास को चेंज करेंगे तो फोर्स भी क्या होगा, चेंज होगा। अगर एक्सेलरेशन को चेंज करेंगे तो भी फोर्स क्या होगा, चेंज होगा। इवन तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी अपॉन टाइम आता है, और वेलोसिटी जो है वो क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आता है। डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ। तो यानी कि अगर हम लेंथ को भी चेंज करेंगे तब भी फोर्स चेंज हो रहा है, और टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है, यानी कि टाइम को भी चेंज करेंगे तब भी फोर्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यानी कि ये जो फोर्स है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। यानी कि फिजिकल जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उनको ऐसे डिफाइन किया जाता है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी पर डिपेंड नहीं करती, यानी कि जिनको किसी से ड्राइव नहीं किया जा सकता, उनको बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अब बात करते हैं कि जो फंडामेंटल तो ये हो गई, अब ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बनाई जाती हो उनको हम क्या बोलेंगे, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बनाई जाती हो उनको क्या बोलेंगे, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। तो यहाँ पर हम ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किससे ड्राइव होती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ड्राइव होती है यहाँ पर। तो अब मैं बात करूं जैसे वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी किससे ड्राइव हो रही है, सॉरी यहाँ पर ये डिस्टेंस लिख गया है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इसको अपन सही कर लेंगे। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर है।
तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो किस किस पे डिपेंड कर रही है, एक तो देखो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है और दूसरी किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे कर रही है। तो यानी कि ये जो वेलोसिटी है वो फिजिकल क्वांटिटी तो है, वेलोसिटी किसी की नाप तो सकते हैं, मेजरेबल है, लेकिन क्या ये किसी पे डिपेंड करती है, तो हाँ ये डिपेंड करते हैं किसमें, मास और सॉरी लेंथ और टाइम पर। तो यानी कि ये जो वेलोसिटी है वो यहाँ पर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। क्लियर है, बात समझ में आ रही होगी। अब जैसे ये फोर्स है, अभी मैंने बताया किस पे डिपेंड करती है, मास और एक्सेलरेशन पे, तो यानी कि ये जो फोर्स है वो भी क्या हो जाएगा, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। तो ये जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे और एक्सेलरेशन पे। अच्छा, आपको ये बात क्लियर हुई होगी। अब अपन चलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे लौट कर। तो जो हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो कितनी है, 7। कितनी है, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास है, जिसमें है तुम्हारी सबसे पहले लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इनकी ये यूनिट दी गई है। जो लेंथ की यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकंड, टेम्परेचर की केल्विन, और इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर होती है, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडला होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की क्या होती है, मोल होती है। यहाँ पर तुम्हारे को जो दिख रहा है ये जो सिंबल है, मीटर को एम से डिनोट करते हैं, एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी। ये आपको याद रखना है कि हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है फंडामेंटल और दूसरी होती है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी पर डिपेंड नहीं करती उनको बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जो कि हमारे पास 7 है। उसके बाद ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी पर डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करेंगी, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उन पर अगर डिपेंड कर रहे हैं तो उनको क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। क्लियर है। अब मैं यहाँ पर एक चीज और बता दूं आपको, ये तो हमारे पास क्या हो गई, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गई। दो यहाँ पर सब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी भी होती है। क्या होती है, सब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो दो सब फंडामेंटल फिजिकल जो क्वांटिटी है वो कौन कौन सी है, एक तो है तुम्हारे पास एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। एक है एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल, जहां पर तुम्हारे पास जो एंगल की यूनिट होती है वो होती है रेडियन, और सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है वो होती है स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन होती है। तो यहाँ पर ये तुमको याद रखना है कि जो हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, दो सब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। कौन कौन सी, एक है एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को स्टे एंगल भी बोल सकते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, स्टे रेडियन। ये यहाँ पर सब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्यों है, तो अभी अपन इसके जस्ट बाद एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है डायमेंशन। तो यहाँ पर क्या होता है अभी मैं बता देता हूँ। इनका जो एंगल है और सॉलिड एंगल है, इनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती, इनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, इनकी केवल यूनिटी डिफाइन होती है। तो इसलिए इनको सब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में रखा। और बाकी जो सारी फिजिकल क्वांटिटी है, जो सारी फिजिकल क्वांटिटी है वो किस में रखा जाता है, फंडामेंटल में, क्योंकि इन सब की हम क्या है, डायमेंशन भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अब ये जो डायमेंशन की मैं बात कर रहा हूँ ये होता क्या है, तो अब हम बस इसी टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, डायमेंशन आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड टू एक्सप्रेस अ फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि ये जो डायमेंशन है वो क्या है, कि जैसे अपन ने बात करी कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, और ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जो फंडामेंटल पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पर जो डायमेंशन क्या होगा कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी जो ऐसी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल पे कैसे डिपेंड कर रही है, तो उस चीज को कौन बताता है, डायमेंशन। मैंने क्या बोला कि कोई भी जो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है वो ड्राइव्ड किससे होती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से। तो वो जो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के कितनी पावर में डिपेंड कर रही है उसको बोलते हैं डायमेंशन।
तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर तुमको फोर्स का फॉर्मूला लिखा है, जो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा है वो लिखा है m1L1 t की पावर -2। आता कैसे, इसको मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे तुमको पता है जो फोर्स का फॉर्मूला है वो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये तो मास है, क्या मास एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है? तो यहाँ पर देखो मास एक क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि ये 7 में आ रही है, ये लिखा है मास। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मास तो क्या हो गया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गया। क्या एक्सेलरेशन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है? तो उन 7 में कहीं पर भी एक्सेलरेशन नहीं था, यानी कि जो एक्सेलरेशन है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो इसको अपन को एक्सेलरेशन को पहले इसका फॉर्मूले से अपन इसको और एक्सप्रेस करेंगे, तो एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पर टाइम तो अपने पास फंडामेंटल है, लेकिन क्या वेलोसिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है? तो वेलोसिटी यहाँ पर बिल्कुल भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो अब हमको यहाँ पर क्या करना है, अब हमको इसको वेलोसिटी को फर्दर एक्सप्रेस करना है। क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किससे डिनोट करी जाती है, लेंथ से। और जो टाइम है वो भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये जो फोर्स है वो देखो मास पे एक बार डिपेंड कर रहा है, ये मास एक बार आया है इसमें, तो इसलिए मास की जगह पर कितना रख दिया, m की पावर 1 रख दिया। अब यहाँ पर मुझे ये बताओ लेंथ कितनी बार आई है? लेंथ भी तुम्हारे पास एक ही बार आई है, तो लेंथ की पावर भी कितना रख दिया, 1 रख दिया। और t की पावर -2 क्यों? क्योंकि t 2 बार आया है, लेकिन वो किधर आया है, नीचे की तरफ आया है, नीचे की तरफ आया है, तो उसकी पावर क्या लिख देंगे, -2। क्लियर है? तो इसलिए यहाँ पर जो फोर्स की जो डायमेंशन बनती है, फोर्स की डायमेंशन क्या बनती है, m1L1 t की पावर -2, क्योंकि m एक बार आया और यहाँ पर l भी एक बार आया। ये जो एक्सेलरेशन आया या वेलोसिटी आया है, ये कोई भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो जो डायमेंशन लिखते हैं वो किसके टर्म में लिखते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म पे लिखते हैं। डायमेंशन की डेफिनेशन ही यही है कि जो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर कैसे डिपेंड कर रही है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि मैंने ये फॉर्मूला क्यों लिखा। अगर मैं बोलूँ ये क्या हो गई, इसकी डायमेंशन हो गई। अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला बोलूँ तो इन्हीं जो टर्म ये जो डिपेंड कर रही है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पर, इन्हीं को अगर हम एक ब्रैकेट में लिखते हैं तो यही क्या बन जाता है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाता है। क्लियर है? तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ से अपने जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर। अब ये जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है ये होता क्या है, तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बात करता है कि अगर कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी को हमको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, वो तभी पॉसिबल है जब दोनों की डायमेंशन क्या है, सेम है। मान लो कि अगर हमको क्या करना है, एक्सेलरेशन को वेलोसिटी से ऐड करना है, तो इनको कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये डायमेंशनली क्या है, इनकरेक्ट है। इन दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही जो डायमेंशन आती है वो आती है हमारे पास LT-2, और जो वेलोसिटी की जो डायमेंशन आती है वो आती है LT-1। वेलोसिटी की LT-1 कैसे आई, एक्सेलरेशन की कैसे आई, तो इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। यानी कि अपन को डायमेंशन जब भी निकालनी है तो पहले उसका फॉर्मूला लिख लो, जो भी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है उसका क्या लिख लो, फॉर्मूला लिख लो। अब फॉर्मूला के बाद देखो क्या ये जो फिजिकल क्वांटिटी है फंडामेंटल है, क्या ये जो फिजिकल क्वांटिटी है वो फंडामेंटल है। तो टाइम तो फंडामेंटल है, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी फंडामेंटल नहीं है। तो जो भी फंडामेंटल नहीं है उसको फर्दर एक्सप्रेस करो। फर्दर एक्सप्रेस किसमें करोगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम में। जब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम में फर्दर एक्सप्रेस करोगे तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ है एक फिजिकल क्वांटिटी, और टाइम क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी। तो अब इसको एक्सप्रेस नहीं करना है। अब इसमें देख लो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितनी बार आ रही है, तो यहाँ पर ये जो लेंथ है वो एक बार आ रही है, तो L1 कर दिया। और टाइम यहाँ पर कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, लेकिन नीचे तरफ आ रहा है, तो इसलिए किसको क्या कर दिया,
-2 कर दिया। क्लियर है? तो ऐसे ही अगर हम वेलोसिटी की निकालें तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेंथ एक बार आ रही है और टाइम एक बार आ रहा है लेकिन नीचे आ रहा है, तो इसको -1 कर दिया। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई कि डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, इसकी डायमेंशन अलग है, इनकी डायमेंशन अलग है, तो ऐसी दो फिजिकल क्वांटिटी जिनकी डायमेंशन अलग है उनको हम ऐड नहीं कर सकते। तो यही कौन बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमको बताता है। क्लियर है? चलो ठीक है। और दूसरा क्या है कि ये तो अपना पहला रूल हो गया। दूसरा नियम क्या है कि हम कोई भी दो इफ LHS एंड RHS ऑफ एन इक्वेशन हैव द सेम डायमेंशन द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। यानी कि कोई अगर इक्वेशन है जिसका LHS और RHS की दोनों की सेम डायमेंशन है तो उन्हीं इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन बोलेंगे। और यहाँ पर तुमको एक रूल याद रखना है कि जो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन होती है वही फिजिकली करेक्ट इक्वेशन होगी। जब तक कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं होगी तब तक वो इक्वेशन फिजिकली भी करेक्ट नहीं होगी। इस चीज को तुमको ध्यान रखना है। इफ इक्वेशन, डब्बा थोड़ा छोटा सा बन गया, कोई बात नहीं। इफ इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, if a equation is dimensionally correct, if a equation is dimensionally correct, it can may be physically correct, it can may be physically correct। मे भी मैंने क्यों बोला, क्योंकि अगर कोई जो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है वो हो सकता है फिजिकली करेक्ट हो, लेकिन अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है, डायमेंशनली इनकरेक्ट है, डायमेंशनली क्या है, इनकरेक्ट है, तो वो फिजिकली भी क्या होगी, इनकरेक्ट होगी। इस पॉइंट को तुमको अच्छे से याद रखना है। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो फिजिकली भी करेक्ट हो सकती है। अगर कोई डायमेंशनली इनकरेक्ट ही है तो वो फिजिकली भी करेक्ट नहीं होगी। फिजिकली करेक्ट का मतलब क्या है, जैसे आज तक जो भी तुमने फिजिक्स में इक्वेशंस पढ़ी होंगी 11th 10th या 9th में, तो उसमें तुमने v बराबर u प्लस AT पढ़ा होगा, या कोई और इक्वेशन जैसे I बराबर Q अपॉन T पढ़ा होगा। तो इन सब की जो डायमेंशन v बराबर IR पढ़ा होगा, तो इन सब की जो डायमेंशन है इक्वल में वो क्या होती है, सेम होती है। ये क्या हो गए, सारे फिजिकल रिलेशन हो गए। कौन कौन से फिजिकल रिलेशन है, जैसे कि ये फिजिकल रिलेशन हो गया, या v/IR बोले ये एक फिजिकल रिलेशन हो गया। तो इनकी जो डायमेंशन है, इनकी जो डायमेंशन है इसकी और इसकी, ये क्या होंगी, करेक्ट होती है। इनकी ये जो डायमेंशन है वो क्या होती है, करेक्ट होती है, तभी ये जो फिजिकल रिलेशन है वो करेक्ट है। तो ये तो अपन को पता ही है फिजिकल रिलेशन करेक्ट है क्योंकि इसको अपन ने पढ़ा है। तो यानी कि इसकी डायमेंशन और इस पूरे की डायमेंशन भी क्या होगी, सेम होगी। इसकी डायमेंशन और इस पूरे की डायमेंशन भी क्या होगी, सेम होगी। तो यानी कि ये जो इक्वेशन है वो फिजिकली करेक्ट है, तो इसका मतलब डायमेंशनली करेक्ट तो है। लेकिन अगर कोई इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिजिकली भी करेक्ट होगी, क्योंकि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन जनरली फिजिकली करेक्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। क्लियर है? तो यहां से अपने पास ये बात आ गई। अब अपन थोड़ा सा इसको और आगे चलते हैं और हम समझते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो इसके जो एप्लीकेशन है वो क्या है, तो यहाँ पर मैं एप्लीकेशन पढ़ूं उससे पहले हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के एक आध दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको इसके बारे में अच्छे से कंसेप्ट क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको देखना है कि जैसे अगर कोई इक्वेशन दी गई है तो उसमें हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि अगर एक फोर्स बराबर दिया गया है AX प्लस कैपिटल BT, यहां पर तुमको डायमेंशन फाइंड करनी है। फाइंड डायमेंशन ऑफ A एंड B, फाइंड डायमेंशन ऑफ A एंड B।
तो यहाँ पर तुमको डायमेंशन किसकी फाइंड करनी है, ए और बी की डायमेंशन फाइंड करनी है। तो जल्दी से करके बताओ इसको, ताकि अपन थोड़ा और आगे बढ़ सकें। ठीक है, फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। तो देखो यहाँ पर आपने ट्राई कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो वीडियो को पॉज करें, उसके बाद ट्राई करें, फिर इसको देखें। ठीक है, तो यहाँ पर तुमको क्या करना है, तुमको पता है कि अगर ये जो रिलेशन है वो फिजिकली करेक्ट है, मैंने बोल दिया ये जो रिलेशन है वो फिजिकली करेक्ट है। तो फिजिकली करेक्ट होने का मतलब क्या है कि इसकी जो डायमेंशन है वो क्या होगी, सेम होगी, यानी कि जो भी इक्वल में लिखा है इसकी डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। लेकिन एक चीज और यहाँ पर देखो, क्या ये और ये एक दूसरे को ऐड हो रहे हैं, ऐड होने का मतलब क्या है, इनकी डायमेंशन इस पूरे की डायमेंशन और इस पूरे की डायमेंशन भी सेम होनी चाहिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के वजह से, और इसकी डायमेंशन भी इसके इक्वल होनी चाहिए। तो अपन बोल सकते हैं कि जो फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो किसके बराबर होगा, ए इंटू एक्स के डायमेंशनल फॉर्मूले के बराबर होगा। क्लियर है, तो यहाँ पर जो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है m1L1 T⁻², और यहाँ पर तुमको पता है ए है तो ए की अपन को डायमेंशन निकालनी है, और एक्स की जो डायमेंशन है, एक्स क्या है यहाँ पर डिस्टेंस, डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होगी, लेंथ होगी। तो इस लेंथ से ये एक लेंथ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ए की डायमेंशनल फॉर्मूला है वो तुमको क्या देखने को मिलेगा, ए का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा m⁻², m⁻²। तो अब ये इसका क्या आ गया, डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, ए की डायमेंशन आ गई। क्लियर है, ऐसे ही आप लोग क्या करना, बी की डायमेंशन फाइंड करना। यहाँ पर टी की जगह पर क्या आ जाएगा, कैपिटल टी आ जाएगा। यहाँ पर जैसे मैंने एक्स लिखा है तो एक्स की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, एल लिख दिया। तो यहाँ पर तुम टी की जगह पे क्या लिख दोगे, कैपिटल टी। तो कैपिटल टी इधर पहुंचेगा तो टी की पावर क्या हो जाएगी, -3। क्लियर है, तो इसको कर लेना क्वेश्चन को। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो एप्लीकेशन क्या है डायमेंशनल एनालिसिस का, सबसे पहला तो है चेकिंग करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। यानी कि अगर जैसे अपन ने डायमेंशनल एनालिसिस देखी, तो इससे कैसे पता कर सकते हैं कोई भी इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। तो उसके लिए अपन ने अभी पढ़ा था कि अगर कोई इक्वेशन क्या है डायमेंशनली करेक्ट है तो वो फिजिकली भी करेक्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो अपन चेक तो कर सकते हैं कि है या नहीं है। अगर अपन ने जैसे ऐसे देख लिया कि अगर कोई रिलेशन लिखा है वो डायमेंशनली ही इनकरेक्ट है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो तो अब इनकरेक्ट ही है, वो करेक्ट नहीं होगा। तो हो सकता है फिर वो करेक्ट हो या ना हो, तो उसको नहीं देखना है अभी। तो अपन ये चेक करेंगे कि अगर इनकरेक्ट आ गया तब तो वो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। जो कि अपन ने वो क्वेश्चन किए थे वो इसी एप्लीकेशन की बेसिस पर करे थे। अब एक नेक्स्ट इसमें आता है ड्राइविंग फॉर्मूला। तो अगर अपन को किसी का फॉर्मूला ड्राइव करना है तो उसमें भी अपन एप्लीकेशन ले सकते हैं, किसका, डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन ले सकते हैं। इसकी लिमिट क्या है, इसकी लिमिट ये है कि अपन को जो फिजिकल क्वांटिटी गिवन होंगी वो कम से कम 3 फिजिकल क्वांटिटी गिवन होनी चाहिए। और हम यहाँ पर ऐसे ही रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि किस में होंगे, मल्टीप्लीकेशन में होंगे। ये मैंने 2 बातें बोली, क्या बोली, तो इनको इस क्वेश्चन से आपको इजिली समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें लिखा है टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट revolving around the earth depends upon gravitational constant g, mass of earth m, and radius r of the orbit. Using dimensional analysis derive the formula of the time period of revolution of the satellite. तो देखो इन क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया जाता है, जैसे अपन को फाइंड क्या करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो टाइम पीरियड का मतलब वो टाइम ही है। क्लियर है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा किस पे कर रहा है, मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड कर रहा है, और तीसरा किस पे कर रहा है, रेडियस ऑफ अर्थ पर डिपेंड कर रहा है। क्लियर है,
तो यहाँ पर ये आपको क्या है, 3 फिजिकल क्वांटिटी दी गई है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यहाँ पर मास है और क्या है, रेडियस है। इनकी हेल्प से अपन को क्या करना है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो मैंने अभी बोला कि यहाँ पर अपन को 3 फिजिकल क्वांटिटी गिवन ही होंगी, तभी ये फॉर्मूला अपन ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, यहाँ पर 4 या 2 आ गए तो क्या होगा, 4 या 2 आ ही नहीं सकते, जब तक 3 गिवन होगा तभी तक हम इसको वैलिड है। तो यानी कि आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर 4 या 2 या 3 आ सकते हैं, 4 या 2 5 कुछ भी नहीं आ सकता। तो अब इसको अप्रोच कैसे करेंगे, जैसे टाइम पीरियड है तो टाइम की तो अपन को पता है डायमेंशन क्या होगी, टाइम होगी, क्लियर है। जो तुमको 3 फिजिकल क्वांटिटी दी जाएंगी उनकी पावर मान लेनी एक्स वाई और जेड, ठीक है, एक्स वाई और जेड। तो यहाँ पर इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रखेंगे, जी की पावर एक्स रखेंगे, तो जी की जो डायमेंशन है वो कहाँ से आ जाएगी तुम्हारे पास, जी तुमको पता है क्या होता है, जी सॉरी, जो फोर्स लगता है ग्रेविटेशन का, फोर्स लगता है ग्रेविटेशन का वो कितना होता है, G m1m2/r²। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, G m1m2/r²। तो मैं उसी अभी ग्रेविटेशनल फोर्स को यहाँ पर लिखने वाला हूँ कि फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर होता है G m1m2/r², ठीक है। तो जो फोर्स की जो डायमेंशन है वो तुमको ऑलरेडी पता है क्या होती है, ml2t-2, क्या होती है, ml2t-2, ये, और इसका जो m1 है m2 है ये क्या हो जाएगा m², तो नीचे क्या आएगा m² आएगा, और इसमें मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा r², तो मल्टीप्लाई r² से करेंगे यानी कि l² से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो तुमको डायमेंशन देखने को मिल रही है जी की, वो क्या हो जाएगी, m की पावर -1 और l की पावर 4 और t की पावर -2, क्लियर है। इसको मान लो x, और m की तो तुमको पता ही है m होगी, तो इसको मान लो y, और ये r है तो r के लिए तो l लेंथ आती है और उसकी पावर मान लो z। अब यहाँ पर तुम थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि जो m है वो कहाँ कहाँ पर आ रहा है, एक तो इधर आ रहा है और एक इधर आ रहा है। तो इसको अपन लिख सकते हैं m की पावर -1 इंटू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का x और प्लस y। इसको और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो पावर को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। एल कहां पर आ रहा है, एल एक यहाँ पर आ रहा है और एक यहाँ पर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एल की पावर कितनी है, एल की पावर 4x है, और वहां पर एल की पावर कितनी है, जेड है, क्लियर है। और यहाँ पर क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है, टाइम और कहीं नहीं आ रहा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, टी की पावर -2x हो जाएगी। और यहाँ पर ये किसके बराबर आ रहा है, टी की पावर 1 के बराबर आ रहा है, क्लियर है। तो अब एक चीज तुमको दिख रही होगी, यहाँ पर तुम -x + y है, तो इससे कंपैरिजन करोगे, क्या इधर मास दिख रहा है तुमको, इधर मास नहीं दिख रहा, तो यानी कि -x + y की वैल्यू क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। -x + y की वैल्यू क्या होने वाली है, 0, यानी कि इसको हम क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू कर देंगे 0, इसकी वैल्यू 0 कर देंगे। और एल भी नहीं है इधर, तो इसकी भी +4x + z को भी क्या कर देंगे 0, और -2x के बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो -2x के बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो -2x के बराबर यहाँ पर 1 आ रहा है। मैं नेक्स्ट पेज पर इसको सॉल्व कर रहा हूँ, अच्छे से देखना। -2x प्लस -2x प्लस क्या था, -2x, सॉरी, -2x बराबर तो 1 था, ठीक है। -2x इसका टू क्या था, 1 था, और दूसरी इक्वेशन क्या बन रही थी, यहाँ पर दूसरी इक्वेशन बन रही है माइनस का x + y = 0, माइनस का x + y = 0, और एक बन रही है तुम्हारे पास 4x प्लस, एक इक्वेशन क्या बन रही है, 4x + z = 0, 4x + z = 0। तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो गया कि x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास, x बराबर आ जाएगा -1/2, x = y है तो y भी क्या हो जाएगा -1/2। सॉरी, इसको थोड़ा सा
यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 1/2, और z यहाँ से तुम फाइंड करोगे तो z तुम्हारे पास ये -2 आ जाएगा, प्लस z बराबर 0, तो z की बराबर आ जाएगी तुम्हारे पास 2। z बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। तो अब अपन ने क्या लिखा था कि जो t लिखा था वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, t हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था g की पावर x और m की पावर y और r की पावर z पर। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, t की पावर x कितनी आ रही है, x आ रही है तुम्हारे पास माइनस का 1/2, तो यानी कि अपन क्या करेंगे, इसको g को क्या रखेंगे, माइनस का 1/2 रखेंगे। तो g को जैसे ये माइनस का 1/2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, g की पावर हो जाएगी माइनस का 1/2, और m की पावर कितनी आ रही है, m की पावर जो तुम्हारे पास y की वैल्यू है, तो y की वैल्यू भी कितनी आ रही है, माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 इसको भी पुट करेंगे, और r की वैल्यू कितनी आ रही है, r की वैल्यू आ रही है तुम्हारे पास 2, r की वैल्यू कितनी आ रही है 2, तो ये तुम्हारे पास क्या आ गया, इसका डिपेंडेंसी आ गई। अब इसको तुमको और थोड़ा सा फॉर्मूला को क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, तो इसको तुम ऐसे कर सकते हो, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, r² अंडर रूट m इंटू जी, और यहाँ पर कोई कांस्टेंट आ जाएगा, तो ये तुम्हारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला यहाँ से आ जाएगा। क्लियर है, चलो, तो ऐसे हम इस फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, सेम क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा है, तो इसको तुम देख सकते हो। क्लियर है, नेक्स्ट इसका जो एप्लीकेशन है, नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाती है तो वो चेंज नहीं होती, यानी कि उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है यूनिट इन फर्स्ट सिस्टम और न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकंड सिस्टम वो क्या होती है, सेम होती है। तो सेम होती है यानी कि जैसे तुमने देखा होगा न्यूमेरिकल वैल्यू अगर 1 मीटर है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो चेंज नहीं हुई, क्या हो गया, केवल एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चले गए। तो यानी कि 1 मीटर का जितना मतलब है उतना ही किसका मतलब है, 100 सेंटीमीटर का मतलब है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है यहाँ पर, जो फॉर्मूला क्या बोलता है कि तुमको क्या करना है, एक सिस्टम में m1 l1 t1 की पावर क्या रखना है, a रखना है, b रखना है, c रखना है। ऐसे ही दूसरे सिस्टम में दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से एक सिस्टम की n की वैल्यू पता है तो दूसरे सिस्टम में n की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर ये क्वेश्चन ये करके दिखाया गया है। तो यहाँ पर तुमको क्या है, जो फोर्स है 10 न्यूटन फोर्स को एमकेएस से सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। एमकेएस में तुमको पता है क्या होता है, केजी होता है, मीटर होता है और टाइम सेकंड होता है। और सीजीएस में भी टाइम क्या होता है, सेकंड होता है। तो टाइम को चेंज नहीं किया गया है। केजी, एक केजी को हम कितना बोलेंगे, 1000 ग्राम बोलेंगे। एक मीटर को 100 सेंटीमीटर बोलेंगे। यहाँ पर इसकी जो फोर्स की यूनिट क्या होती है, m1 l1 t की पावर -2। तो यहाँ पर वही आ गया 1 1 और t की पावर क्या आ गया, -2 आ गया। लेकिन एक सिस्टम में पहले कौन सा सिस्टम था, पहला ये सिस्टम था, 1 था और यहाँ पर भी 1 था। तो ऊपर पहले सिस्टम आ गया और नीचे दूसरे सिस्टम की वैल्यू आ गई 1000, 100 और 1। और यहाँ पर मल्टीप्लाई किसका करेंगे, जो पहले सिस्टम में वैल्यू थी। तो पहले सिस्टम में वैल्यू कितनी थी, 10। तो अब इसको जैसे ही फाइंड किया तो ये कितनी वैल्यू आ गई, 10 की पावर 5। ठीक है, 10 की पावर कितनी आ गई, 5 डाइन आ गई। तो यानी कि जो फोर्स होता है उसको 1 न्यूटन बोलते हैं ना। तो 1 न्यूटन किस में बोलते हैं, ये हमारा सिस्टम होता है एमकेएस। अगर हम सीजीएस में इसकी यूनिट पूछें तो सीजीएस में यूनिट क्या होती है, डाइन होती है। किसकी, इसकी जो तुम्हारे पास फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होती है सीजीएस में, डाइन। जैसे एनर्जी की एमकेएस में यूनिट होती है जूल और सीजीएस सिस्टम में होती है हमारे पास अर्ज। यानी कि अगर एमकेएस में एनर्जी की यूनिट देखेंगे तो वो क्या होती है, जूल होती है। और सीजीएस में क्या होती है, अर्ज होती है। तो यहां तक आपको अभी ये चीज क्लियर हो गई होगी कि अपन ने अभी क्या पढ़ लिया, डायमेंशन के बारे में पढ़ लिया, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन के बारे में पढ़ लिया, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ लिया। तो
तो ये जो यूनिट एंड डायमेंशन वाला पार्ट है अभी इतना ही है। इसको अगर आपको फर्दर और प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए मैं अभी क्या करूंगा, आपके पास डीपीपी भेज दूंगा, नोट्स भी भेज दूंगा, और साथ साथ में अगर आपको इसको कोई भी डाउट पूछना है तो उसकी भी फैसिलिटी अवेलेबल है। अब ये आपको मिलेगी कैसे, तो आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहां पर मेरे व्हाट्सएप चैनल की लिंक है। तो उस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे, उसको फॉलो करोगे, तो आपको वहां पर इसके जो नोट्स हैं, डीपीपी है, वो आपको देखने को मिल जाएगी। और इसका जो कोई भी डाउट पूछना है तो उसमें मैंने ग्रुप की लिंक भी दी गई है, अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक भी दी गई है। तो उस ग्रुप में अगर ज्वाइन होते हैं तो आप कोई भी फिजिक्स से रिलेटेड मुझसे डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। तो तब तक के लिए बस इतना ही। मेरे